तो इसी बढ़ते रेट को देखते हुए आज हम द प्रॉपर्टी टेबल पे बैठे हमारे कुछ सिटीजन हाउसिंग के एक्सपर्ट्स। अब उनसे आज इस टॉपिक पे ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या इस बढ़ती रियल एस्टेट की प्राइस को कम करना क्या संभव है। देखिए, आज के समय में जो रियल एस्टेट की स्थिति इलाहाबाद में है, क्योंकि सब लोग नदी के पास या नदी के पहले ही रहना चाहते हैं, लोग दूर नहीं जाना चाहते, इसकी वजह से रियल एस्टेट की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और बिल्डर्स भी, जो बड़े बिल्डर्स हैं, वो पहले अपने हिसाब से प्राइस सेट करते हैं, उसके हिसाब से फिर और बिल्डर्स प्राइस सेट करते हैं, जिससे प्राइस बहुत बढ़ गई है। लेकिन अब ये ज़रूरत हो गई है इलाहाबाद के लोगों के लिए, क्योंकि सबकी इच्छा है कि हमारा भी शहर में घर हो। जो आज लोग बाहर रहते हैं, जिनका बचपन यहाँ पे बीता है, जिन्होंने यहाँ पे खेला है, जिनके मामा मामा दादी दादी सब लोग यहाँ पे रहते हैं, वो सब लोग आज की डेट में चाहते हैं कि हमारा शहर में इलाहाबाद जैसे पवित्र संगम नगरी में हमारा घर हो, जहाँ हनुमान जी खुद भी लेटे हुए हैं। तो लोगों का मन करता है, बहुत दिनों बाद याद भी आती है लोगों को अपने घर और शहर की। तो अगर बिल्डर इस बारे में सोचें और एक बिल्डर प्लान करे कि हम कस्टमर को कैसे फायदा दे सकते हैं, हम ऐसा क्या प्लान लाएं कि कस्टमर बैंक की आपाधापी से, दौड़ भाग से बचे और उसके ऊपर लगने वाले बड़े बड़े जो इंटरेस्ट हैं वो कुछ कम हो जाए। तो अगर इस तरीके की चीजों को हम पहल करें और आगे बढ़े और कस्टमर को फायदा दें, तो हमें लगता है कि हम प्राइस भी कम कर पाएंगे और हमारी ग्रोथ भी जो है आगे आने वाले समय में काफी बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आप ही हम बिल्कुल सही कहा सर। जैसा हम जानते हैं कि प्रयागराज एक महाकुंभ का पावन धरती रहा है, संगम नगरी रही है। तो इस संगम नगरी में हमने जो है देखा कि करीब करीब 60 करोड़ जनता यहाँ नहाने आई। बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें, बहुत बदलाव देखा यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत लोग में ऐसा विचार भी हुआ कि नहीं, हम प्रयागराज में भी एक अपना आशियाना बनाएं। तो क्या ये संभव है? क्योंकि आज के डेट पे देखा जाए तो बैंक से लोन लेके तो आदमी अगर वो 1 करोड़ का लोन लेता है तो करीब वो 2 करोड़ के करीब जो है EMI भर देता है। जब इसकी टोटल कॉस्टिंग देखी जाए तो काफी ज्यादा। तो क्या हमें ये संभव है कि आज का जो हमारा युवक है, जो हमारी जो भी पीढ़ियां है, जो हमसे यहाँ निवेश करने चाहती है, तो कैसे हम उनको जो है अपने थ्रू, अपने कुछ ऐसे प्लान जिसके थ्रू उनके काफी कॉस्ट इफेक्टिव चीजें भी पड़े और आसानी से वो चीजों को ले लें। तो लैंड की प्राइस घटने का वेट करना प्रैक्टिकल नहीं है। क्या हो सकता है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना हो कि आप जो आज सिविल लाइंस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल वो शहर के थोड़े और सबर्बन एरिया में पहुंच जाए। इसका एग्जाम्पल लेने के लिए आप सोचिए कि हम लोग, मेरे बचपन में हम जब लखनऊ जाते थे तो हम हजरतगंज जाते थे, और अब जब हम मतलब थोड़े सीनियर हो गए या उम्र हो गई, तो अब हम लखनऊ जाते हैं, हजरतगंज ही नहीं जाते। अब हम शहीद पथ पे जाते हैं, पलासियो जाते हैं, या कोई मॉल हो इस तरफ को, कानपुर रोड पे हो। सारा डेवलपमेंट का केंद्र प्रयागराज में आज की डेट में सिविल लाइन है, लॉर्ड्स टाउन, टैगोर टाउन, ये जो सेंट्रल एरिया है। लेकिन अगर डेवलपमेंट के केंद्र शिफ्ट हुए, जैसे रिंग रोड बने, रिंग रोड से आपकी नैनी की पास आ गई, आपके झोसी भी पास आ गई, दोनों के बीच में अब अवेलेबल लैंड है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, सिनेमा हॉल्स बने, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने। अभी एक नॉलेज सिटी की बात हो रही है प्रयागराज में, जो कि उस क्षेत्र में आवास विकास नया प्रोजेक्ट दूसरी साइड में लाने जा रहा है। 4 से 5 नई सीट झूसी में गई है। तो अगर ये एक्सपेक्ट करें कि प्रैक्टिकली कि सिविल लाइंस में आज अगर एक सर्टेन अमाउंट है रेट का और वो कल 25% कम हो जाएगा, ये तो इम्प्रैक्टिकल है, ये नहीं होगा। परंतु अगर ये एक्सपेक्ट करें कि जो सबर्बन एरियाज है उसका डेवलपमेंट उस स्तर पे पहुंच जाएगा, अब जैसे हमारा नेक्स्ट जो अर्ध कुंभ आएगा तो एक सर्टेन अमाउंट पर बजट आएगा जो इस क्षेत्र पे स्पेंड होता है। अगर आप इलाहाबाद का डेवलपमेंट या प्रयागराज का डेवलपमेंट को देखें तो हम लोग का मेजर डेवलपमेंट हुआ कुंभ टू कुंभ ही होता है। फिर एक कुंभ में होगा, फिर अर्ध कुंभ में होगा, फिर मतलब 6-6 साल के पीरियड में। अब जो अगली
प्रयागराज लाइट मेट्रो का प्लान है, ये भी आपके अर्थ कुंभ में से कंफुली आ जाएगा। कि जो भी ये नए 5-6 पुल बन रहे हैं अलग अलग जगहों पे, सलोरी से हेतापट्टी बन रहा है, ये एक एक्सपेंस बहुत कम हो जाएगा। जब आप पूरा शहर एक तरीके से आप घूम करके जाते, अगर आपको सलोरी से या आपके ये IRT की तरफ से, पगारा की तरफ से आपको बनारस जाना है तो आप पूरा घूम के जाएंगे। अब आप वो मेरे ख्याल से 10 मिनट का एक पुल क्रॉस करके आप वो 3 साल बाद गोरखपुर जाने के लिए या मिर्जापुर जाने के लिए या बनारस जाने के लिए। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक्सपेक्ट ये करना कि प्राइस लैंड का कम होगा, ये इम्प्रैक्टिकल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ऐसा हो जाए कि वो लैंड भी इसके बनस्पत लोगों को प्रैक्टिकल या अच्छी लगे, वो ज्यादा अचीवेबल वो है। जैसे सर लखनऊ में हजरतगंज के बाद अब गोमती नगर जैसे बसा दूर था, बट वो काफी अच्छा दे गया, बहुत डेवलप हो इस तरह की डेवलपमेंट। लेकिन अब मैं इस पे मेरा जो एक डाइवर्जन है वो ये है कि लैंड की कॉस्ट एक्सपेक्ट करना कि नीचे जाएगी, ये इम्प्रैक्टिकल है, परंतु अपार्टमेंट की फ्लैट की कॉस्ट क्या नीचे जा सकती है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आई एम वेरी सर्टन कि आज के करंट एनवायरनमेंट से हम इस कॉस्ट को एटलीस्ट 10 to 15% गिरा सकते। ओके, जो हम अभी हैं जहां पे हैं, हमको लगता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए, जीएसटी को लेकर के आए सुधार हुए उसमें। दो जीएसटी में रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा चीजें इम्पैक्ट नहीं आई है, बट होम लोन इंटरेस्ट रेट्स घटे हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ जो अपार्टमेंट्स हैं वो हम लोग कम कर सके, वो प्रैक्टिकली सोचना। और ये दोनों को अगर आप क्लब कर दे कि आप सिविल लाइन से थोड़ा सा बाहर निकल ले और वहां पे अपार्टमेंट ले जाए, तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाएगा। तो आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बड़े प्रोजेक्ट होंगे तो उसमें सुविधाएं ज्यादा होती हैं, एंड रेट आपके बजट में आएगा। एंड तब फिर हम बहुत सारी अन्य चीजें हैं, जैसे दातेश जी बोल रहे थे कि अब वो बिल्डर कैसे सपोर्ट कर सकता है, प्रशासन कैसे सपोर्ट कर सकता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो सकता है। तो हर एक आदमी अपनी पहल करेगा तो आई एम श्योर कि हम वैल्यू कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन उसमें कस्टमर को भी अपनी कुछ मानसिकताएं बदलनी पड़ेगी, जो कि आज के समय में कस्टमर का होता है कि हम अगर प्रयागराज में हैं तो हमको सिविल लाइंस में ही चाहिए। करेक्ट। और सिविल लाइन से जबकि सुविधाएं बाहर, अब सिविल जैसे लखनऊ में है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाहर जाएंगे, उनको दूरी पता नहीं चलता जी। लेकिन प्रयागराज में क्या है कि चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, लेकिन आदमी बाहर नहीं जाना चाहता। जबकि सिविल लाइंस में 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख का 2 BHK है, वही अगर बाहर जाएगा इससे बड़े एरिया में 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर जाएगा तो उससे कम पैसे में मिल जाएगा, सुविधाएं भी मिल जाएगी। लेकिन दिमाग में कस्टमर को अपनी मानसिकता भी चेंज करना होगा कि 10 किलोमीटर और एकदम सिटी में रह के भी कुछ उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप आज देख रहे हो कि कोई भी नया निर्माणाधीन प्रोजेक्ट जो है वो तब आप एवरेज मानिए कि 4 से 5 साल लगेगा बनने में। हमारा जो अर्धकुंभ आएगा वो भी आज से 5 साल दूर है, मतलब 2031 में आ गए। अब जब तक आपका ये प्रोजेक्ट रेडी होगा, आप क्योंकि आप निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में सबर्ब्स में, झूसी में, नैली में, आपके पापानो में आप उस तरह पड़े हैं, तो 5-6 साल में आपका प्रोजेक्ट रेडी होता है। 5-6 साल में ये सारे पुल बन जाते हैं। 5-6 साल में आपकी लाइट पेट्रोल शुरू हो जाती है। तो जो आप 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को आज सोच रहे हैं कि मुझे पुल क्रॉस करना है या बहुत ज्यादा है, मुझे आधा घंटा लग जा रहा है, वो तो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया डेवलप हो जाएगा, रोड कितने मतलब इतने ऑप्शन होंगे कि आपको गंगा जी को क्रॉस करने के लिए आपके पास पता चला 5 पुल हैं जिनसे आप क्रॉस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा, कम होगा। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, उसके लिए आदमी को जो मानसिकता है वो चेंज करनी पड़ेगी। और शहर से बाहर जाके
उनको बड़ी एरिया मिल जाएगी और प्रॉफिटेबल चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके लिए आपको शुरुआती निर्णय बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता हो कि हाँ बेहतर सुविधाएं क्या होने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होने वाले हैं। और शुरुआत में अगर आप इन्वेस्टर देते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि 4-5 सालों में आपका सब चीज़ें भूमिगत ले लेंगे, पुल बन जाएंगे। जैसे देखा जाए सर कि आप लोगों का प्रोजेक्ट बहुत जगह पे चलता है, तो अगर हम मेन सिटी प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी हमारा जूसी नेली कई प्रोजेक्ट चलते हैं। तो बहरहाल हम ये जानना चाहते हैं कि प्रयागराज में लोग क्योंकि स्पेशलाइजेशन सब देखते हैं कि क्या जो हमारे नियर अबाउट में है, हमें सुविधाएं क्या मिल सकती हैं। तो क्या ऐसी सुविधाएं हम पहले से प्लान किए रहते हैं कि जैसे जूसी में अगर हम अपने फ्लैट्स को सेल आउट करना है तो ऑलरेडी वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो, अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो सारी अवेलेबल है। सर जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, हमारे जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे पास रहे हैं, चाहे वो EDA अप्रूव्ड हो, चाहे वो PDA अप्रूव्ड हो, और ज़्यादातर राष्ट्रीयकृत बैंक इसको फाइनेंस करते हैं। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक रही आपने इलाहाबाद शहर को धार्मिक नज़रिए से आपने बोला था, इलाहाबाद बहुत तेजी से बदल रहा है। इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से न के अलावा ये कनेक्टिविटीज़ की बढ़ रही है, मतलब शहर एक योजनाबद्ध तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। अगर आप इसको देखें तो उसी हिसाब से उसकी कीमत भी उसी रेशियो से बढ़ रही है सर ये। और कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लेते हैं आज की तारीख में, बिल्कुल कमलकांत जी ने बिल्कुल सही कहा कि निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में अगर आप अभी शुरुआत में निवेश करते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप एक साथ एक मुश्त पैसा नहीं दे रहे हैं, जैसे जैसे हमारी बिल्डिंग बनती जा रही है उसी अनुपात में पेमेंट देते जा रहे हैं, तो बहुत स्मूथ और बहुत ईजिली होता है सर ये। लेकिन मैं एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ सर कि इलाहाबाद में जितने भी प्रोजेक्ट आज की डेट में बन रहे हैं, बाकी सारे बिल्डर्स या जो भी लोग यहाँ पे बना रहे हैं उनसे हमारे प्रोजेक्ट सस्ते हैं सर। आप देख लीजिए। हाँ, ये एक बड़ी बात है जिसको आज तक अभी हाईलाइट हम नहीं करे हुए हैं, लेकिन हम ये जानते हैं, जैसा कि हम इस फील्ड में बहुत सालों से हैं, हमारे प्रोजेक्ट बाकी लोगों से वाकई में सस्ते हैं सर। तो अगर ये देखा जाए तो उस हिसाब से हम जितनी एमिनिटीज़ और जितनी क्वालिटीज़ लोगों को दे रहे हैं, अगर आप उसको बराबर करेंगे, मिलाएंगे किसी और से, तो हम 20 आएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सस्ते भी दे रहे हैं। सेम चीज़ें सेम प्राइस की वजह से थोड़े कम प्राइस में हम दे रहे हैं सर। लेकिन हमने सेकंड बात ये है ये प्राइस कहा क्यों? हमारा क्वेश्चन जो मुद्दा आपने पूछा वो है कि क्या इस प्राइस को कम करना संभव है? तो उसको कम करने के सबसे पहले समझना जरूरी है कि बढ़ाते हैं। तो बेसिक इकोनॉमिक्स है कि डिमांड और सप्लाई का खेल। आपके लेट्स से 5 साल पहले सिविल लाइंस के एरिया में लेट्स से उस समय 6 से 7 प्रोजेक्ट हो गए जो निर्माणाधीन थे, अलग अलग स्टेज पे थे, कोई कंप्लीट हो रहा था, कोई नहीं हो रहा था। आज की डेट में सिविल लाइंस में एक प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो रहा है और एक हमारा प्रोजेक्ट है जो निर्माणाधीन है। नया प्रोजेक्ट अभी कोई आया नहीं है, लेकिन होपफुली हमने सुना हुआ है कि उस दिन में एक प्रोजेक्ट और आए। एक प्रोजेक्ट का मतलब है कि इन्वेंट्री जो है वो अगर एकदम स्टार्ट लॉन्च भी होता है तो 60 फ्लैट, 70 फ्लैट, 100 फ्लैट है। इलाहाबाद का जो ये आप मानिए कि पुल से पुल का एरिया है, हापा मऊ पुल, नैनी पुल, जूसी, उसी ये एरिया, ये पूरे एरिया में डेवलप अपार्टमेंट्स। एंड देखिए, क्योंकि इलाहाबाद में फ्री होल्ड लैंड की कमी है सिटी, और नीति गवर्नमेंट की है नहीं अभी जिसमें फ्री होल्ड और कराया जा सके, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है, फ्री होल्ड लैंड, वो कम है। उसकी वजह से आपको अपार्टमेंट्स की तरफ जाना ही हो। जितने लोग रियलिस्टिकली सोच रहे हैं कि इलाहाबाद में हम अपना घर, अपना आशियाना बनाए, और वो यही सोच रहे हैं जो हमारे पहले की सोच थी कि नहीं हम एक इंडिपेंडेंट घर ही बनाएंगे, एक जमीन या लॉट पे या अपना जमीन होनी चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए जी, तो वो कॉन्सेप्ट से हमको बाहर निकलना हो। तो क्योंकि फ्री होल्ड लैंड की अवेलेबिलिटी कम है, एनी रेज अपार्टमेंट उसके ऊपर भी बनने के बाद क्योंकि सप्लाई कम है, तो आज की डेट में इतना ज्यादा रेट सिविल लाइंस एरिया में हो गया। तो समझने की बात यह है कि डिमांड और सप्लाई का क्वेश्चन है।
सिविल लाइंस में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई एकदम कम। और झूसी जैसी जगह में मेरी नॉलेज में इस समय 5 बड़े प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं या अभी शुरू हुए हैं या शुरू हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहां झूसी की इन्वेंट्री, अगर आप पुराने अपार्टमेंट्स के बारे में सोच ले, उनको जोड़ ले, तो ऑलमोस्ट 1:10। और अगर सिविल लाइंस में एक अपार्टमेंट आपको अवेलेबल है तो झूसी में 10 अपार्टमेंट्स अवेलेबल। लोकेशन की वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 1/3 है। मतलब मान लीजिए आधे से तो ज्यादा ही है, 50% से तो ज्यादा ही है, ऑलमोस्ट 60% का डिफरेंस है इसका दोनों झूसी में और इलाहाबाद सिटी है, इलाहाबाद सिटी। तो अगर आप ये सोचे कि भाई हमको काम करना है इलाहाबाद में, हमको रहना है यहीं पे, हमको गंगा जी भी जाना है, हमको हाई कोर्ट भी विजिट करना है, हमको यूनिवर्सिटी भी जाना है, जो भी मतलब आपके प्रयोजक हो, और आप ये देखें कि अच्छा मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो 5 साल का है। 5 साल में आपको डिलीवरी चाहिए और 5 साल में ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे जो आपको सिविल लाइंस में जितना आप प्रीमियम पे आज खर्चा कर रहे हैं। ओके, आप मानिए कि अगर वहां पे 60 रुपए का फ्लैट है कि यहाँ पे 120 रुपए 140 रुपए का फ्लैट, तो वो प्रीमियम क्या पे करना आपके लिए उचित है? आप 5 साल वो पेमेंट करेंगे और जब तक आप उसको एंजॉय करने के स्टेज पे आएंगे वो उतनी सुविधाएं वहां से अवेलेबल हो जाएगी कि आप 5 मिनट में, आप 10 मिनट में, हो सकता है मेट्रो अगर बन जाए, कितना समय बहुत सारे इतने सारे पुल बन रहे हैं। हो सकता है कि आपको सिविल लाइंस आने में, अगर आप मान लीजिए तेलियरगंज में रहते हैं या आप मान लीजिए सुबतियाबाग में रहते हैं, तो आपके लिए सिविल लाइंस आना ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा कठिन होगा, ज्यादा समय लेगा देन कि आप एक पुल क्रॉस करके सीधे झूसी पहुंच जाए या अंदावा पहुंच जाए। या अब आज के डेट में जो लोग अल्लाहपुर में रह रहे हैं उनके लिए जितना टाइम लगेगा सिविल लाइन पहुंचने में, और जो आदमी झुंसी त्रिवेणीपुरम के पास में रह रहा, अंदावा में रह रहा हो, वो सेम टाइम में पहुंच जाएगा। वो भी 2-3 साल में सब खत्म हो जाएगा जिस तरह अंदर ट्रैफिक है। तो आप सोचिए ना, अगर दारागंज से लेकर के आपका ये मतलब झूसी के लिए एक मेट्रो लाइन वहां से शुरू हुई, आप जब से मेट्रो पे बैठे हो 10 मिनट, 10 मिनट में पंत स्थान पहुंच गए, 10 मिनट में आप इधर से। इस चीज और भी ये थी सर कि जैसा सर ने बिल्कुल सही कहा था कि इलाहाबाद में अगर किसी को चॉइस दिया जाए कि प्रॉपर्टी कहाँ लेगा, उसकी सबसे पहली चॉइस होती है सिविल लाइंस में लेना। सर आप बात को नोट कर लें, आज की तारीख में आने वाले दिनों में ये सिविल लाइंस ना चौक से बदतर हो जाएगा सर। चौक से बिल्कुल सही कहा, चौक से बदतर हो जाएगा। दूसरी चीज ये थी, हाँ सर आप कुछ करें। नहीं, हम कह रहे थे कि जैसे मेट्रो शहरों में लोग 50-50 किलोमीटर दूर मेन सिटी से जाते हैं और बाई रोड सुविधाएं सब मिलती हैं। उसका जाए तो हमारे दिल्ली मेन सिटी से नोएडा से हाँ 50-60 किलोमीटर। लोग आते हैं, गाजियाबाद जाते हैं। मैं नैनी के आगे से आता हूँ, वहाँ यूनिटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब वहाँ पे फैसिलिटीज बनती जा रही है। ये अभी थोड़ी ना हुआ, 4-5 साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुए थे को लेके हमारी जनता में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी रहता है कारपेट एरिया को लेके कि 2 BHK 3 BHK की जो कारपेट एरिया है इसमें काफी ज्यादा जो है उसका हमारे ख्याल से ये होता है, आप फ्लैट के अलावा बेहतर सुविधाएं लेते हैं, सिक्योरिटी, लोकेशन, कुछ प्लेग्राउंड वगैरह होते हैं, बहुत सारी एमिनिटीज बढ़ती हैं तो वो आपके लिए ही होती है वहाँ पे। अगर वो हम बनाते हैं, मान लीजिए आपको हमने बेहतर मतलब कारपेट एरिया भी बहुत सारा कुछ कर दिया आपके लिए, आपके हिसाब से ज़्यादातर बना भी दिए, तो आपको अफोर्डेबल में फिर वो आपको वो मिल नहीं पाएंगे सुविधाएं। तो मैक्सिमम जो सुविधाएं हम लोग देते हैं वो उसी में एक बात और भी है कि सर जो छोटे एरिया को बड़ा बना के दे के आज के डिलीवर कर रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उसमें 3 BHK बना, तो लेते समय तो कस्टमर को बहुत अच्छा लगता और लोगों को बताने में अच्छा लगता है कि हम 3 BHK ले हैं। लेकिन जब उसमें रहने लगता है और 10 बाई 10 के कमरे में रहता है तो उसको लगता है अरे ये तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया गया, लगता है इसी और इसी वजह से ये चीज़ें प्राइस बढ़ती जाती है। क्योंकि आने वाले समय में लोग चाहते हैं कि वो बड़ा खरीदे ताकि सब लोग आराम से चले और नेक्स्ट पीढ़ी जब हमारी बढ़े आगे आए उनके लिए भी जगह हो। तो इसकी ये मुझे लगता है कि इस तरीके से करके प्राइस को बढ़ाना ठीक नहीं है, बजाय बेहतर चीज को डिलीवर करना और प्राइस लेना वो ठीक। नहीं, आई थिंक
हम लोग अगर इसको इस डिस्कशन को इस बात से सोचे कि एक बड़ा घटनाक्रम था कोविड। हम लोग रियल एस्टेट लैंडस्केप को प्रयागराज में प्री कोविड समझे और पोस्ट कोविड समझे। प्री कोविड और पोस्ट कोविड समझे। प्री कोविड का मतलब हो गया कि लेट्स से 2017 से लेके 2020 तक, और 20 से ऑलमोस्ट 22 तो क्या 23 तक आप मान लीजिए कि कोविड के इफेक्ट्स रहे हैं। 22 तक तो लगभग कोविड ही था, और फिर वर्क फ्रॉम होम और ये सब चीज़ों को सोचते हुए जो लोग बाहर से रिवर्स माइग्रेशन हुआ, मतलब जो बड़े शहर में रह रहे थे वो इलाहाबाद वापस आए या प्राय छोटे शहरों में वापस आए, तो आप 2023 तक मान लीजिए। और फिर 2023 ऑनवर्ड्स, मतलब ये पिछले 2 साल 2.5 साल का पीरियड जो रहा है, तो प्री कोविड गवर्नमेंट का बहुत पुश था अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग में उन्होंने यूनिट का साइज फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि 75 स्क्वायर फीट से अधिक आपका 2 BHK ले हो सकता है, 90 स्क्वायर फीट से अधिक 3 BHK नहीं हो सकता है। प्राइस फॉर 45 लाख के पैसे ऊपर होगा तो उसको GST बढ़ जाएगा। ऑल दोस थिंग्स है। तो बिल्डर्स इसेंशियली, और स्कीम भी आई गवर्नमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति की, तो बिल्डर उस समय अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा। फिर कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो बहुत सारे लोग, पहले तो जो लोग रेंट सोचते थे कि हम रेंट पे रह लेंगे, तो उनको रियलाइज हुआ कि घर आना चाहिए अपना, एंड मोर देन एनीथिंग जो बड़े शहरों में रह गए। आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पे बहुत लोग परेशान भी हुए जो अपने मकान में नहीं रह रहे थे। जो अपने मकान में रह रहे थे उन्होंने तो अपना ताला बंद किया, कहे ये ठीक है लॉकडाउन है, बंद रहे अपना। जो नहीं रही क्या हमने, कई तो जगहों पे रेंट ही खत्म हो गया, मतलब उन्होंने लोगों ने अपना मकान किराए को देना बंद कर दिया, बोले भैया नहीं जाओ। तो लोग दूर दूर चल करके आए, चाहे यूपी कहीं हो, बिहार में हो। तो जब ये लोग वापस आते हैं, या हम लोग जब अपने पूरे फैमिली के साथ एक घर में रहने लगे, या वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आने लगा, जब खुलने लगे बाजार फिर से, तो लोगों ने रियलाइज किया कि हमें ये छोटे घर नहीं सूट करें, हमें छोटा होम ऑफिस भी चाहिए, हमें एक कमरा अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए चाहिए। अरे सारे बच्चे अगर आ गए घर वापस, जैसे कोई पैसे रहे इतने में नहीं, पूरी प्रॉपर एक फैमिली प्लानिंग जो है था। तो फिर उसी हिसाब से अब सोचिए कि 2017 से 20 तक के जो भी इन्वेंट्री था वो कोविड में फ्लो हुआ। कोविड में उसका सेल हुआ नहीं, ऑब्वियसली सारी हर चीज की सेल डिप्रेस की उस सब। और जब ये कोविड जाता है तब लोगों ने सोचा कि हमको बड़े घर चाहिए। तो किसी प्रकार से जो बिल्डर जो भी इन्वेंट्री अपनी रखे हुए थे अफोर्डेबल हाउसिंग के, उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि हमको बड़े घर बढ़ने की आवश्यकता है। अब जो प्राइस पॉइंट है आज की डेट में, जब आप उसको बड़े, क्योंकि हमारे प्राइसेस को बढ़ते ही है ओवर द काइट, चाहे टैक्सेस बढ़े हों, चाहे GST का और रीजन, चाहे मटेरियल इनपुट कॉस्ट हो, चाहे लैंड की कॉस्ट हो, प्राइसेस हर चीज की वजह से बढ़ रहे थे, घर के भी प्राइस बढ़ रहे थे। और जब अपार्टमेंट का साइज बड़ा कर दिया तो और प्राइस और अफोर्डेबल नहीं रह गया। सो लेटली व्हाट इज हैपनिंग इज कि बिल्डर ये रियलाइज कर रहा है, या जो हमने पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं, वो यूनिट के साइजेस कम हो जा रहे हैं और प्राइस जो पर स्क्वायर फीट रेट है, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कारपेट एरिया एंड रेरा भी उसी को एनफोर्स कर रहा है। आप कारपेट एरिया में रहते नहीं, जो आप घर होता है उस पर एक अकोमोडेशन होता है। मेरा 10 बाई 12 का कमरा है, या 10 बाई 14 का कमरा है, या 11 बाई 14 का कमरा है, मैं उसमें रहता हूँ। मैं 120 स्क्वायर फीट में नहीं रहता। मतलब इफ यू थिंक अबाउट, देयर इज अ वेरी एक छोटा सा डिफरेंस है, बट व्हेन आई थिंक अबाउट, मेरा कमरा जिसमें मैं रह रहा हूँ उसका एक डायमेंशन है। तो अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज बिल्डर्स
स्क्वायर फीट अपना रेट एक अचीव किए हुए हैं, वो उससे कम नहीं करना चाहते, तो वो साइज कम हो जाता, और साइज कम होने की वजह से छोटे छोटे, अब वो उपदेश सर कह रहे हैं कि 3 BHK बन जा रहा है, लेकिन उसका साइज 2 BHK वाला ही है। तो हमने इसके साइज में हमने 3 BHK को खिलाड़ कर दिया। तो हम लोग जो अभी मतलब हम जो प्रोजेक्ट अब नया करने का प्रयास करने जा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट में हमारा जो सिविल लाइंस में आपका 3 BHK है, वो हमारा 2 है, एंड द प्राइस ऑल्सो वी हैव कंट्रोल्ड इट टू सच एन एक्सटेंट कि आप मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट 1/3 इस प्राइस पे आप वहाँ पे जाएंगे। सुविधाओं के मामले में वो एकदम बेस्ट इन क्लास है, उसमें कोई ऐसी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं जो कि आपको दिल्ली के प्रोजेक्ट हो या गोवा के प्रोजेक्ट हो, आपको सब हमारे इलाहाबाद को प्रोजेक्ट में मिलेगा। सो वी आर ट्राइंग टू मेक गुड हाई स्टैंडर्ड बिल्डिंग स्पेसेस, और आपको अभी बहुत जल्द उस प्रोजेक्ट के बारे में पता भी चलेगा। सो इसेंशियली व्हाट आई ट्राई टू से कि एक ट्रेंड था, हमको रियल एस्टेट को प्री कोविड पोस्ट कोविड देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने कहा कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से शहर में दूरियां कम हो जाएंगी, आपको थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट कि हम किस प्रकार से अपने प्राइसेस को कंट्रोल करें कि हमारे कस्टमर के लिए भी अच्छा। देखिए तो हमारा तो नेक्स्ट आई थिंक फेज है, वी टॉक अबाउट, हम इस पे बात करते हैं कि ये सब तो ठीक है, अब हम एज अ सेट ऑफ डेवलपर्स बिल्डर्स हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे ग्राहक को हमारे वो सभी डीलर्स की बात कर रहे हो फायदा हो। उसमें ये चीज है कि अब जैसे ही क्या होता है कि कस्टमर फ्लैट तो परचेज कर लिया, 10% दिया, 20%, फिर उसके बाद बिल्डर्स क्या है कि उसको कंस्ट्रक्शन करना है, उसको पैसे चाहिए। अब उसमें होने का एक ही तरीका है कि भाई कस्टमर को लास्ट में पोजीशन पे काइंड पे बैंक से लोन ले। अब वो भी संभव तब हो सकता है कि उस तरह से पेमेंट प्लान हो, जैसे कि हमने देखा था और उस पर सुना हुआ था, जैसे दुबई में है 10% बुकिंग अमाउंट देते हैं, फिर उसके बाद 1% महीना करते हैं, 5 साल 6 साल का प्रोजेक्ट रहता है। अब उसमें कस्टमर का क्या फायदा है कि उसको बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता है। लोन के साथ लोन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट, मतलब आई थिंक इतने अच्छे रेट्स में आज की डेट में होम लोन मिल रहा है, परंतु वो फिर भी बर्डन तो है। लेकिन आप अगर 20 लाख का लोन ले लीजिए 20 साल के लिए, तो आप 40-45 लाख रुपए 42 लाख रुपए वापस करेंगे बैंक। लेकिन पोजीशन मिलते मिलते तो 20 से 25% कॉस्ट और ऐड हो गया। अगर वो कॉस्ट अगर कम हुआ तो भाई हमारी कॉस्ट स्थिर हो सकती है। कस्टमर भाई हमने 70 लाख का फ्लैट लिया और उस 70 लाख को हमने लोन नहीं लिया, सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं। भाई अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो अगर 60 लाख रुपए अगर बैंक से लोन लिया, भले ही इन्हें स्टेप बाय स्टेप देते हैं, लेकिन हमारी EMI जो जा रही है हो रही और काफी मुश्किल, 3 महीने बाद जो है 30,000 से आए कि धीरे धीरे जाके 60,000 रुपए महीना जा रही है। अगर वो बिल्डर को ही अगर 60,000 रुपए महीना अगर देंगे तो उनको एक तरह से EMI दे रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट। आई थिंक इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, और प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन 25 से 30% मिनिमम बढ़ा। भाई जो आज 70 लाख का है वो 90 लाख उसकी वैल्यू पहुंच गए, और प्रॉपर्टी का उसका स्किल भी रहा। अब बहुत लोगों को ये चीज़ तो पता ही नहीं है, सभी को ये पता है कि बैंक से लोन ही लेना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा जो है इशू क्रिएट होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस एयरपोर्ट। एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे हाथ में है, एज अ कंज्यूमर, कोई ग्राहक के हाथ में सिर्फ एक ही टूल है कॉस्ट को कंट्रोल करके, और वो है इंटरेस्ट कॉस्ट। अब मटेरियल की कॉस्ट बदलनी नहीं, बढ़ेगी ही। करेक्ट है। GST वगैरह जो है वो आपका बढ़ेगा ही, मतलब गवर्नमेंट अपना GST नहीं छोड़ा। रियल एस्टेट में इनपुट मिलता नहीं है, मतलब हम लोगों को जो हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें इनपुट नहीं मिलता, तो जितना GST ग्राहक हमको पे करता है वो सीधा गवर्नमेंट को हम ट्रांसफर करते हैं। जैसे अन्य बिजनेस में, जैसे ये पानी की बोतल बनी तो इसका जो इनपुट है वो इनको मिलाता है, इनको मिलता है, हमको इनपुट नहीं है।
तो जीएसटी नहीं चेंज होना है। लैंड की कॉस्ट घटनी नहीं है। कोई जमीन, जिसकी जमीन है, आप उससे पूछ दीजिए कि भैया अच्छा ये बता दो फिर कितने साल में तुम्हारी जमीन की रेट बैठने वाली है, बता दो। तो ऐसा कुछ होता नहीं। सर के रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रेट बढ़ रहा है हर एक, मतलब अभी देखिए प्रत्याशित तौर पे बढ़ा है ना। मिनिमम किसी पे बढ़ा है तो 15% होना, 40% तो सर्कल भी बढ़े हैं। तो ये सब चीजें जब नहीं बढ़नी है तो एक ही चीज हमारे कंट्रोल में है, वो है इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इंटरेस्ट कॉस्ट का फैक्टर ये है कि आप या तो अपने पास वो पैसा रख करके, ग्राहक की बात कर रहा, अगर ग्राहक अपने पास वो पैसा रख करके जो इन्फ्लेशन है उससे कम रेट में बैंक में डाल के, एफडी करके, या अपने घर में रख करके, जो भी करे, या अपनी कमाई जैसे भी करे, या तो वो अपना वो अचीव कर ले। अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि आप वही पैसा जो आप सेव करना चाहते हैं वो आप अपने बिल्डर को दीजिए। इनिशियल स्टेज में जो प्रभाकर जी कह रहे थे, इनिशियल स्टेज में आपने 15-20%, 10% से अपना बुकिंग किया, 60 महीने आपको ईएमआई देना है। अब वो ईएमआई, और ये ईएमआई भी इतना रिजिड नहीं है, इलाहाबाद छोटा शहर है, व्यवहारिक चीजें होती, तो हम लोग उसको मान लीजिए फेज मैनर में हमने आपसे पेमेंट लिया। आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन कभी लोन मत ली, तो 60 महीने में अगर आपने 50,000 रुपये महीना भी दिया तो आपने 30 लाख रुपए होगा ना, 30 लाख रुपए आपने मतलब अपने जो यूनिट है उसका ऑलमोस्ट 40-45% पेमेंट आपने योजना में बनते बनते आपने दिया, एंड आपने कोई लोन नहीं लिया। अदरवाइज बिल्डर क्या कहता है, भैया आपने 20% दे दिया, 10% दे दिया, अब लाओ लोन अप्लाई कर। आपकी ईएमआई लोन, मतलब वो आपका इंस्टॉलमेंट लोन से पे होता है, और आप फिर आपकी ईएमआई स्टार्ट हुई, और बैंक क्या करेगा, बैंक सबसे पहले अपना इंटरेस्ट लेगा, 5-6 साल में पूरा इंटरेस्ट लगाओगे, इस प्रॉपर्टी पे वैल्यू बढ़ती चली जा रही। अब आप सोचिए कि जैसे जो 60 में गया है, आपने जो ईएमआई पे किया बिल्डर को विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट, वो आपने 60 महीने में पे किया, और जैसे प्रभाकर जी कह रहे हैं 60 महीने बाद अब पोजेशन का समय आ गया है। पोजेशन के समय प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है किसी अपार्टमेंट में, कंस्ट्रक्शन से लेके पोजेशन से लेके आफ्टर पोजेशन, पोस्ट पोजेशन, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है पोजेशन के स्टेज। तो उस स्टेज पे यदि आपने प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए किया है तो आपने 20% उनको पहले दिया था, 40% बीच में दिया, 60% आप दे चुके हो, 70% आप दे चुके हो, लास्ट 30-40% या तो आप मार्केट में रीसेल करो, बेस्ट ऑप्शन है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया मिलेगा। और अगर आप स्वयं के लिए प्रॉपर्टी आपने बनाई है तो आप लास्ट के 30-40% के लिए आप लोन लीजिए, उसी समय आता। तो आप सोचिए कि लगभग 70% पैसे के आपने कोई लोन नहीं लिया, करेक्ट। तो जहां आप मान लीजिए 50 लाख का लोन लेने वाले थे, अब आप 20 लाख का लोन ले रहे हैं, तो 30 लाख की इंटरेस्ट कॉस्ट आपके ऊपर बचेगा। 30 लाख आप 20 साल में 60 लाख रुपए देते बैंक पे, करेक्ट। तो इफेक्टिवली आपने 30 से कोई सिटीजन हाउसिंग में ऐसा बहुत सुहाना, ये मुझे यही कहना था इस वक्त शायद नेक्स्ट प्लानिंग हमारी यही चल रही है। और अगर कस्टमर को 70% दे के उसको 100% का एप्रिसिएशन मिल रहा है, अगर वो इन्वेस्टर है, अगर उसको रहना नहीं है वहां पे, तो लास्ट में 30% बैंक से लोन लेके वो बिल्डर को देके रजिस्ट्री करवा ले और उसको रेंट आउट कर दे। जितना उसकी ईएमआई आएगी उतना उसका बैंक से वो होगा, फिर उसके बाद वो फ्री हो जाएगा। सर ये सारी सर एक चीज और थी, मैं ऐड ऑन करूंगा सर कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो उसको आपको बैंक कितना इंटरेस्ट देता होगा, 7% देता होगा, 7% देता होगा। सर मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट है न्यू सन सिटी इंटीग्रेटेड टाउनशिप तीसरी बाकी, जो कि आज की तारीख में हम डिलीवर कर चुके हैं। आज से 10 साल पहले उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नगद 10 रुपए थी। जब हमने इसको डिलीवर किया तो आज इसकी एक कीमत हो गई थी 1000 रुपए। कौन सा ऐसा बैंक है, कौन सा ऐसा निवेशक है, कौन सा ऐसा आपको इतना ग्रोथ देता है प्रॉपर्टी में? अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आज की तारीख में इससे बेहतरीन कोई विकल्प नहीं। वो निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट था ना उस समय, उन्होंने जैसे आज हम जो करने जा रहे हैं, अगर आज भी निर्णय नहीं लेता है तो उसका फल तो 5 साल मिलेगा ही मिलेगा ना।
एक साइकिल पीरियड है, कंपाउंडिंग का भी होता है बहुत सारा, वो वेट करेंगे तो आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कमल गांधी कह रहे हैं। अब लोग जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो शेयर से, म्यूचुअल फंड से और सब में कंपेयर करते हैं जी। बट वो जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसको नहीं सोचते। रियल एस्टेट में जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है, क्योंकि आप जो शेयर को या म्यूचुअल फंड को लोग अभी आते हैं ना, वो शेयर उसमें इन्वेस्ट करना सही है, ऐड करना सही है, तो वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं ना कि वो उतार चढ़ाव तो मत देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। रियल एस्टेट में आदमी सोचता है 30 साल के बारे में, 3 साल में, 5 साल में, और वो जो म्यूचुअल फंड है उसको सोचता है 20 साल या 10 साल में। मतलब एटलीस्ट एड में तो यही होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है, लॉन्ग टर्म। अगर आप रियल एस्टेट को 30 और रियल एस्टेट को हमेशा 30 साल के होराइजन में देखना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऐसा हो कि आपका 40-45% रियल एस्टेट में हो, लेट से 15 to 20% आपका शेयर में इन्वेस्टमेंट जो आपके डिस्पोजेबल जो गिबाने का पाया 50 to 20% आपका इसमें हो, आपके शेयर्स और म्यूचुअल फंड और इस टाइप की चीजें का 15 to 20% आप फिक्स डिपॉजिट, और जो ज्यादा लिक्विड टाइप के होते हैं बैंक में रख रहा है, म्यूचुअल फंड हो गया, बैसों से, एंड रेस्ट आपका ये गोल्ड लाइक कमोडिटीज और ये सब में कर सकते हैं। अब क्या है, हम ट्रेडिशनली एज अ नेशन हम लोग ही सेविंग करने वाले हैं। हमारे घर में बचपन से सिखाया ही जाता है कि आपको सेव करना है। हमारे माँ बाप ने भी सेव किया है ना। कहते हैं कि आपके पास अगर 10 रुपए है तो सोचो कि हम कैसे बचा के वापस ले आए। यही होता था हमारे से। तो रियल एस्टेट से बेहतर सेविंग का टूल नहीं। गोल्ड होगा ना आपके पास, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, कोई डिसीजन आएगा लाइफ में। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसी की तबीयत खराब हो, मेडिकल रीजंस हो या कुछ हो, लेकिन कोई छोटा इन्वेस्टमेंट की बात आए, कोई चीज, गोल्ड सबसे पहले पिक जाए आपके पास, क्योंकि वो इतना लिक्विड है। आप कहेंगे यार वो रखा है उसको लेकर, बिल्कुल। रियल एस्टेट में मैं इनको बता रहा था कि मेरा ही एक फ्लैट है दूसरे शहर में, हम एक तो जाते ही नहीं होना, साल भर से सोच रहे हैं कि उसको बेच दे, लेकिन कभी मम्मी मना कर देंगे, कभी पिताजी बोलेंगे कि पड़ा है रहने दो, कोई बात नहीं, कभी भाई कहेंगे ना बेचना ही नहीं है। और वो रेंटल एप्रिसिएशन देख रेट पे नहीं देता हूँ, रेट पे नहीं दो। और 16 साल से हम 17 साल से वो फ्लैट देता था, और 17 साल में मैं 20 मार गया हूँ फ्लैट। ठीक है, हम साल में एक बार जाते हैं, ठीक है। बट वो ऐसा होता है कि उसको सेल करने की जब भी बात सोचते हैं तो आप सेल कब करते हैं? जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई चीज अच्छी बड़ी चीज होती है, कोई चीज करना है, जब होता है तो क्योंकि वो ये सोचते हैं हम लोग कि अच्छा ये अभी 3 महीना लग जाएगा, तो कोई ना कोई और सोल्यूशन उसका निकाले। वो सिचुएशन को फुलफिल करने का, मान लीजिए आपको बच्चे को अमेरिका भेजना है पढ़ाई करने, या कोई हॉलीडे, मैं तो कह रहा हूँ लोगों के गोल्ड सिल्वर हॉलीडे करने में बिक जाए। मतलब वो स्विट्जरलैंड का हॉलीडे कर ले रहा है तो वो फॉरेक्स खरीदने के लिए गोल्ड बेच दे रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा। प्रॉपर्टी अगर आपका प्लॉट है या आपका फ्लैट है तो आप छोटे खर्चों के लिए तो उसको कभी नहीं करो। तो हर एक, आपका अगर 100 रुपए इन्वेस्टमेंट फंड है तो 100 का 100 लिक्विड होना, ये तो कोई पॉसिबिलिटी, यही है, बुद्धिमानी नहीं है। वरना लिक्विड जैसे जो चीज आपके पास अवेलेबल है ना वो आप खर्च कर दो। कभी कभी आदमी ईगो में भी खर्च कर देता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रियल एस्टेट ये तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि रियल एस्टेट कितना लिक्विड नहीं होता, और आप लिक्विड जब चाहेंगे रियल एस्टेट को करना तो क्योंकि आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पे सेल करना चाहते हैं, इसलिए वो लिक्विड नहीं होता। आपको किसी ने गोल्ड पे बोला होगा कि गोल्ड जो है वो आज 100 रुपए का है, कल ये 3 महीने में ये 150 का हो जाएगा, और 3 महीने बाद आपको सेल करना है। अब मान लीजिए आपने कर लिया और 150 नहीं हुआ, तो
तो आपकी मजबूरी होगी, आप 120 में बेचेंगे। लेकिन रियल एस्टेट में आप ऐसा नहीं करेंगे, आप रुके रहेंगे। आप कहेंगे कि 150 तो अचीव हो जाएगा मेरा, तभी बेचूंगा। गारंटीड है कि वो अचीव 10K to 20K to भी हम अपने प्योरली किसी ना लाए प्रॉपर्टी ऐसी चीज है कि आप लोग की मार्केट इधर उधर हो जाए। प्रॉपर्टी ऐसी सेल होना स्थिर हो सकता है, प्राइस कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता। मैं भाई मतलब में प्रॉब्लम हो गई, मान लो ये हो गया हो गया, मतलब इस तरह का कुछ आता है तो आपका उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। प्रॉपर्टी है वो अपना प्राइस बना के रखती है और बढ़ के जाती है, रुकती नहीं है। लगता है कि आज नहीं हो रही तो कल हो जाएगी, लेकिन वो एक अपना प्राइस अपना मेंटेन करके रखती है कि इससे कम तुमको नहीं जाना है। चाहे जहाँ देख लीजिए आप। और बेटियों की शादियों के लिए भी आज के लोग प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सोचे कि हम लड़की की शादी 20 से 22 साल पे करेंगे, तब तक इसकी कीमत आधा 60 लाख में खरीद रहे हैं, दोस्तों में 2.5 करोड़ हो जाएगी। हो सकता है तब शादी 2.5 करोड़ में ही हो, लेकिन तब वो इजिली कर पाएगा उस समय। ये आपको प्रॉपर्टी को 30 इयर्स के होराइजन में देखना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट इज नॉट, कुछ लोग के लिए होता है कि जैसे अब मान लीजिए आपके जमीन से हाईवे निकलने वाला है, अलाइनमेंट ऐसा है, आपकी किस्मत है, वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए, वो सबके साथ नहीं होता। बट अगर आप ये सोचें कि एक साधारण व्यक्ति तो जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको क्या सोचना चाहिए? उसको ये सोचना चाहिए कि मैं 30 इयर्स के न्यूनतम इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ। बेस्ट है अपने लिए खरीदो, एंड यूजर, अपना मकान बनाइए, अपना घर रहिए। आप 30 क्या उसको 100 इयर्स यूज करेंगे। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि मैं इसको आज परचेज करके कल इसको सेल कर दूं, तो स्मार्ट बायर रियल एस्टेट में वो है जो उसमें 30 इयर्स दे। फिर आप देखिएगा कंपाउंडिंग का इफेक्ट। आपको जो रियल एस्टेट में आपने 100 रुपए की चीज की वो 30 इयर्स में मेरे ख्याल से कितना, एटलीस्ट 20 टाइम्स, इससे कम तो नहीं जाएगा, ज्यादा होना सर, ठीक है, 20 टाइम्स हो जाएगा। अभी सर आपको जैसे रियल एस्टेट में काफ़ी आप सभी लोगों को एक्सपीरियंस है, तो अभी हमारी यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन को सर आप क्या ऐसा एक सुझाव देंगे जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकें, ताकि उनके आने वाली टाइम तक एक प्रॉपर्टी, क्योंकि होता क्या है कि आज के डेट में लोग प्रॉपर्टी बनाते बनाते जो है उनका एक वो ले जाता है और उस प्रॉपर्टी को वो एंजॉय नहीं कर पाते, उनकी आने वाली जनरेशन करती है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा यंग जनरेशन अपने प्रॉपर्टी को यंग टाइम पे ही उसको एंजॉय कर सके? सर मैं आपको बताता हूँ, जो यंगस्टर्स हैं आज की तारीख में, जो जिस हम दिशा में जा रहे हैं आजकल, जो यंगस्टर्स हैं की जो सैलरी है, जो मानक है 2 लाख 2.5 लाख रुपए मंथली की होती है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ सर। आज की तारीख में जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारियां कम है। जैसे जैसे वो समय बढ़ता रहेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, आजकल की शिक्षा में कितना पैसा लगता है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अपनी करियर की शुरुआत में अगर आप निवेश करते हैं, यकीन मानिए जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, जब आपके बच्चे शादी की लोग हो जाएंगे, तो आपको उस वक्त को एहसास होगा कि जो मैं अपने करियर के शुरुआती चरण में जो मैं निवेश किया था वो मेरा एक सही निर्णय था। करेक्ट। अगर आपका सैलरी जो अप्रेजल है साल की पीक, अगर आपको लगता है कि आपका अप्रेजल रियल एस्टेट में ग्रोथ से जो परसेंटेज है पर ईयर जो रियल एस्टेट का ग्रोथ हो रहा है, अगर आपका अप्रेजल उससे कम है, तो आपको मकान में, प्लॉट में, फ्लैट में निवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका मान लीजिए आपके इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है, आपको अगर आप बेंगलोर में भी रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, नोएडा में रह रहे हो, आपको 12% अप्रेजल मिल रहा है, और आपकी प्रॉपर्टी मान लीजिए जो आप सोच रहे हैं कि मैं बाद में परचेज कर लूंगा, वो 15% से बढ़ रही है, तो आप कभी नहीं कर पाओ। आज छोड़ दोगे तो कल वो और ज्यादा हो जाएगी। और आप जितने सीनियर लेवल पे जाओगे उतना आपका अप्रिसिएशन, जो आपका सैलरी अप्रेजल है, वो गिरता जाएगा। आई डोंट थिंक कि सबको 25% सैलरी अप्रेजल मिला है ना। तो इसेंशियली आपको ये जो कर्व है जिससे प्रॉपर्टी का प्राइस अप्रिशिएट कर रहा है, उसको अगर बीट करना है तो दिस इज अ गुड टाइम। एंड आई थिंक हम लोग जैसे लोग जो है वो एटलीस्ट प्रयागराज में हम ऐसे प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि
हमारा फोकस है कि हम किस प्रकार से डेवलपमेंट को और अफोर्डेबल बना सके और लिवेबल बना सके। हम अपने आप को एक सोशल बिजनेस की तरह देखते हैं। वी आर नॉट प्योरली कमर्शियल, वी आर नॉट प्योरली सोशल ऑल्सो, बट वी आर इन बिटवीन, सो वी आर अ सोशल पीपल। और हम ये सोचते हैं कि हम लोग ऐसे कदम उठाएं जिसमें हमारे ग्राहक को वैल्यू मिले और अच्छी क्वालिटी। ये सब चीजें तो सभी लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मानक भी आजकल इतने सख्त है, रेरा होने की वजह से और इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। प्राधिकरण भी जो है हमारा बहुत पॉजिटिव है, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, बहुत एक्सपर्ट कमिटीज के उसमें इंटरेक्शन होते हैं, चेकिंग होती है, बहुत ड्यू डिलिजेंस होता है प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले। परंतु फ्रॉम अ डेवलपर स्टैंड पॉइंट हम लोग ये भी सोचते हैं कि किस प्रकार से हम सही प्राइस पॉइंट पे अपने ग्राहक को ट्रिमेंडस वैल्यू हम दे वगैरह। एंड होपफुली जैसे इन्होंने कहा हमारी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में वो वैल्यू हमने डिलीवर किया है। एंड अब जो हम जो नया प्रोजेक्ट लाने वाले हैं उसमें वो वैल्यू हम डिलीवर करेंगे। एंड दैट इज आवर सर एक और कि आप मैं श्रीधर रावती के बारे में बता दूँ, ये पिछले 12 साल में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने बना के डिलीवर किए हैं। इसमें इको हाइट हो गया, शुभालय हो गया, न्यू हाइट हो गया, मतलब न्यू सन सिटी हो गया। इसलिए पवित्र पे हम आज की तारीख पे काम कर रहे हैं और यहाँ जहाँ पे हम बैठे काफी चर्चित नाम है ये, जैसे कि इलाहाबाद की कंपनी है, स्थानीय कंपनी है और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट इलाहाबाद के हैं और सारे प्रोजेक्ट ये दे रहा है और ज़्यादातर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राहक कुछ करना चाह रहे हैं 4-5 सालों में, कुछ करना नहीं है, आप जहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अगल बगल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या पुल्स आ रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, ये 2-4 चीज़ें देख लेंगे आप तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा पेशेंट कितना तक जा सकता है। 3-4 पुल बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट आप आजकल गूगल में आप सर्च कर लीजिए कि यहाँ पे जैसे हमारा प्रयागराज धार्मिक स्थल है, टूरिज्म हब बनने जा रहा है, बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले 4-5 सालों में आपको कुछ नहीं करना है कि नए शुरुआती जो योजनाएं चालू होने वाली हैं उसके अगल बगल क्या क्या होने जा रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि आवास विकास कर रहा है, 2-3-4 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। ये हमारे आम जनता तक ये बातें पहुंची नहीं, सबको पता रहता है। वो एक्चुअली थोड़ा सा मिथ है ना कि हम सिविल लाइन सिटी में रहें, वो मिथ को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो भ्रम में बैठे हैं कि अगर हम थोड़ा सा वेट कर लें तो शायद कुछ बेहतर मिल जाए। ये बहुत बड़ा भ्रम है। वेट करने से सिर्फ प्राइस बढ़ेगा और आपका निर्णय अगर आपने ले लिया तो आप उस मिथ को तोड़ के आगे निकल जाएंगे। यही 4-5 साल बाद जब आप वेट करने से चाय ठंडी हो जाती है, चाय ठंडे हो जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना कि चलिए आप कर लेते हैं, फिर आपके बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्रत्याशित होती हैं। आप वेट करें, फलाना खर्चा आ गया, बहुत सारे खर्चे आ गए, कॉलेज की फीस आ गई बच्चों की। अगर आपने सही से निर्णय ले लिया शुरुआत में, जो आप चाह रहे हैं कि हमको कम दाम में मिल जाए, तो आपने शुरुआत में ही कुछ पहले ही निवेश कर दिया, प्लान्स ले लिया, हो जाएगा। आप बैठिए ऑनलाइन सर्च कीजिए कि यूसी में क्या क्या हो रहा है। 40-45% इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में नहीं है तो आपको कभी बेहतर। ओके, बैंक्स तो आजकल ऑलमोस्ट 60% सैलरी का लोन दे देती है, बट आई डोंट थिंक वी शुड डू दैट। अगर 40-45 अगर आपके जो भी डिस्पोजेबल इनकम हो या आपकी सैलरी इनकम हो या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया हो, घर का पैसा घर में ही जाना चाहिए। अरे सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपका चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपने गोल्ड लिया हो, चाहे कुछ भी किया हो, बट 40-45% आप रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट डालिए, यही सही है और इसके अलावा कुछ सही नहीं। और कहने का सार ये भी है कि सर प्रॉपर्टी में आप निवेश करते हैं, जितनी लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं उतना लाभदायक होता है। आप आज की तारीख में ये मत देखें कि आज जहाँ पे प्रॉपर्टी ये रहे वहाँ पे क्या है। आप अगर आप उस प्रॉपर्टी को 5 साल बाद या 6 साल बाद जब हम डिलीवर कर रहे हैं तो आप ये कैलकुलेट करिए 6 साल बाद ये जहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी सर। तो शुरुआती चरण में अगर आप निवेश करते हैं कहीं भी तो ये आपके लिए एक बेहतर एक डिसीजन होता है। आप जूसी देखेंगे आज की तारीख में और आज से करीब लगभग 7-8 साल पहले की जूसी में कितना फर्क है। उस वक्त की जूसी का रेट और आज की तारीख का जूसी का रेट है। तो कहने का तात्पर्य दिस इज द राइट टाइम। शुरुआती चरण में आप निवेश करिए और जी सही कहा आपने। जैसे पहले के समय के रियल एस्टेट्स में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं जो आज के डेट में चेंज हुए हैं, कई ऐसे न होता है जो डेट में चेंज हुए हैं।
तो अभी देखा जाए तो जो आज की जनरेशन है वो जल्दीबाजी में ये डिसीजन कर लेती है और कई जगह नॉर्म्स को पढ़े बिना और है ना काफी मान लीजिए आपका बजट आपका बजट है 70 लाख रुपए, आपने सोचा कि हमको सिटी में रहना है, आपने 1.5 करोड़ की चीजें ले ली, अब आप फंस गए, ना अपना विजन क्लियर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सही टाइम पे आपने मान लीजिए आप झूसी चले गए कहीं बाहर, मतलब पुल वो जो पार करने वाला मैटर था ना कि हम यहाँ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप निर्णय सही टाइम पे ले लिया तो धीरे धीरे करके सब सही हो जाता है। वो देखिए दूसरी चीज है ना कि अगर आप थोड़ा इंस्टीट्यूशनल बिल्डर्स के साथ जुड़ेंगे, देयर इज नो डाउट आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें आपको ड्यू डिलिजेंस को करना है। अगर आप जो नामी के नामी लोग हैं पूरे बेटर परफॉर्मिंग हैं, आप प्राधिकरण से पता करें कि उसका मैप्स वगैरह हाँ ऐसे कुछ ऐसे की पॉइंट जो आज की जनरेशन को जानना चाहिए। तो वैसे भी रायता अपार्टमेंट या प्लॉट या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी लेने से पहले तो आजकल वैसे भी रेरा के आने के बाद से वो काफू टीवीएस ट्यूबलाइट है, आपको रेरा नंबर मिलता ही नहीं है जब तक आपका लैंड का स्वामित्व मतलब आपका ना क्लियर हो, जब तक आपका नक्शा पूरी तरह के जना पास हो। और रेरा इनफैक्ट वेरिफिकेशन भी करता है, प्राधिकरण से भी करता है, फिर आपके अगर प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है उसके बाद देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन ऑल्सो कि अगर मान लीजिए कि फील्डर जो है वो कुछ अनियमित बना रहा है और कोई चीज़ ऐसा कर रहा है जो आपके बिल्डर बाय एग्रीमेंट के अगेंस्ट है, वो उसके ऊपर भी काफ़ी वॉचफुल आए रहता है रेरा का। देन आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि जब बैंक्स होम लोन के लिए एपीएफ के लिए किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं तो बैंक के काउंसिल उसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से उसका डी डिलिजेंस किया जाता है, हर एक डॉक्यूमेंट को उसको चेक करते हैं, तहसील लेवल पे कोई भाग मतलब और एनईसी वगैरह निकाली जाती है। तो वंस द प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय पीडीए एंड रेरा रजिस्टर्ड और उसको 5-6 बैंक जैसे हमारे जिस प्रोजेक्ट में हम बैठे हैं ये 9 बैंक से अप्रूव है, इनफैक्ट हम लोग को रिटर्न करनी पड़ती है फाइल कि आप हम और अप्रूवल नहीं चाहते हैं हम लोग। तो अगर वो 5-6 बैंक से अप्रूव्ड है जो नेशनलाइज्ड बैंक है स्पेशली, तो बियॉन्ड दैट वी डोंट हैव टू वरी। आपको वरी उसमें करना होता है जो कच्ची प्लॉटिंग है। और आप समझिए कि इलाहाबाद जैसी जगह में कोई भी टियर 2 टियर 3 सिटी में व्हाट इज हैपनिंग इज कि 10% इन्वेंट्री, मतलब अगर नोएडा वगैरह आप जाए तब तो वो रेशियो बहुत अलग रहता है, बट अगर आप ऐसी छोटी जगह पे है तो 10% इन्वेंट्री जो है वो मार्केट जो है वो आप मानिए कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपर की है। जैसे हमारी कंपनी हो गई या कोई अच्छे बड़े डेवलपर हैं इलाहाबाद में तो उनकी कंपनी हो गई या पीडीए हो गया। अगर आप टोटल इन्वेंट्री आप पूरे साल की देखें तो 1000, 1200, 1500 यूनिट मैक्सिमम आधा ढीला। अब आप सोचिए कि इलाहाबाद में सिर्फ 1000 मकान बन रहे हैं पूरे साल में, तो इलाहाबाद में हो सकता है कि आज की डेट में 5000 मकान बन रहे हों पूरे इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ। अगर 5000 मकान बन रहे हैं तो हम अगर मान लीजिए 10 से 15% ही लोग हैं जो इंस्टीट्यूशनली ये काम कर रहे हैं, सारे नॉर्म फुलफिल कर रहे हैं, और 80-85% ऐसे ही प्लॉटिंग, आपने किसान से प्लॉट खरीद लिया, किसी उससे प्लॉट खरीद लिया, उसने 20 फीट की रोड बना दी आप, और सुरक्षा भी नहीं है, सुरक्षा न्याय है। उसके बाद को बुलडोजर है वो ये भरोसा भी नहीं, डेंजरस है। आप कंस्ट्रक्शन जो है वो आप पता चला आप नो कंस्ट्रक्शन जोन में कर रहे हैं, आपको कुछ आपने कंस्ट्रक्शन नहीं कराया है, खाली बड़ा जो है हमारे घर तक आ गया। हमको अपनी जमीन हमारे पिताजी ने 20 साल पहले लिया था, 25 साल, आज जो कई लोग उसको आ गए कब्जा करने के लिए। अब पछतावा हो रहा है, कहीं फ्लैट ले लिए होते, कम से कम उसका रेंटल इनकम तो मिलता आ रहा भाई। जो अब मेरे कहने का अच्छा ये था, अगर आप एज एन इन्वेस्टर प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, आप रेरा पे जाइए, आप प्राधिकरण से पता कर लीजिए, आप इंस्टीट्यूशनल बिल्डर के साथ आप जुड़िए। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। आप बेंगलोर में बैठ करके, आप यूएई में बैठ के, अमेरिका में बैठ करके आप प्रयागराज में इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। आई हैव कस्टमर्स जो कि विदेश में भी रहते हैं, जो बड़े शहरों में भी रहते हैं, और सब यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अपने वो हम लोग ने कैंपेन किया था रिसेंटली, वो घर आजा परदेसी करके था, एंड वी फील दैट हम जेन्युइनली, हम मतलब मैं भी नोएडा में नौकरी किया हूँ, वी फील दैट अपने शहर में एक मकान तो होना चाहिए। करेक्ट।
बिकॉज आपका घर जो है ना, वो आपका परिवार, आपका घर, आपके लोग, ये आपको दरवाजा नहीं है। आपके जो समय है वो ऐसे समय में आपके काम आएंगे जब आप सब लोग छोड़ जाते हैं। सर एक्साइट था हम तो कि हमारा एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, और अच्छी बात ये है उसके इनसाइड की कि उसमें ये हमारी चीज़ें काफ़ी बड़ी रहने वाली है, बट प्राइस हमने काफ़ी कम रखा है। 2 क्वेश्चन है मेरे, पहला कि इसकी लोकेशन क्या होने वाली है, और दूसरा क्या वो लोकेशन आने वाले टाइम में सिविल लाइन जितना करेक्टेड होने वाला है शहर से? तो हमारा लोकेशन तो झूसी में है, उससे ज़्यादा मैं, बिकॉज अभी हमारा रेरा नंबर नहीं आया जो हम बता नहीं सकते हैं, वो एथिकल नहीं होगा, बट लोकेशन झूसी में है। एंड बिकॉज इट इज बिग प्रोजेक्ट कंपैरेटिवली, जो इलाहाबाद में जो प्रोजेक्ट के साइजेस है उसके अनुसार ये ग्रुप हाउसिंग बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब इंडिविजुअल अपार्टमेंट भी बड़ा है, प्रोजेक्ट का साइज भी बड़ा है, सुविधाएं भी बड़ी अच्छा है। तो बेसिकली तो मानक ही होते हैं, मतलब आप जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट होगा उतनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको, अमेनिटीज अपने आप डेवलप होती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमको आई थिंक जो हमारा सलोरी से हेतापत्ती वाला जो पुल है वो एकदम हमारे सामने आ जाएगा, क्या बोलो, उसका अलाइनमेंट है वो उसी रोड पे हम हैं, तो वहाँ से लेकर के गोरखपुर तक सुगम व्यवस्था वगैरह। एंड आई थिंक हम जो लाइट मेट्रो का प्लान है उससे हम आई थिंक 3 किलोमीटर दूर होंगे, जो जब ये मेट्रो डेवलप हो जाएगी। हमारा प्रोजेक्ट ही 60 महीने का है, तो आई थिंक तब तक तो मेट्रो का आधा भी है, तो होपफुली मेट्रो के इस बजट में तो उन्होंने बजट एलोकेट कर दिया है, तो गोरखपुर और मेरठ और प्रयागराज के लिए मेट्रो के लिए बजट एलोकेशन किया है, सो होपफुली दैट विल स्टार्ट। तो आई थिंक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नगर निगम क्षेत्र हैं, सो अर्बन लाइट और नगर सीवर, रेलवे स्टेशन पास में है, सब रेलवे चीज। स्टेशन हमसे मेरे ख्याल से वही 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन का, एक से थोड़ा ज्यादा, हाँ, बड़े किलोमीटर इतना तो ये डिस्टेंस है। सर बेसिकली जो कस्टमर के माइंड में क्वेश्चन हमेशा होता है कि मैं सिविल लाइंस में रहना चाहता हूँ, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले 5 साल के बाद जो हमारा डेवलपमेंट सिटी का होने वाला है, तो सिविल लाइंस जैसी भी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाएगी, कनेक्टिविटी हमारी प्रॉपरली अब, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ अब यही मिथ है इसमें कि देखिए सिविल लाइंस में मान लीजिए हम बनाते हैं कोई प्रोजेक्ट नए जनरेशन के लिए जो आने वाले हैं, यहाँ पे हम तो नया पुल नहीं बना सकते हैं, नई कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना सकते, जगह ही नहीं है यहाँ पे, कहाँ बनाएंगे? कोई साइज में क्या, अगर आप मान लीजिए लिमिटेशन स्कीम बनाना चाहे, मान लीजिए गवर्नमेंट भी चाहे, उनसे लैंड एक्वायर कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता है अभी सर, कितना ज्यादा अभी टाटा कंपनी देख रही है, लेकिन वो झूसी नहीं आ रही है, वो यहाँ तो नहीं बना सकती, इतना जगह ही नहीं। आप जलवा का देख लें, आज की डेट में देरी से डेवलप हो रहा है जलवा, बार तो झूसी चले जा रहा है, झूसी की तरफ बढ़ा। एक्चुअली झूसी का जो है धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है, और हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं एक तरह से इंस्टीट्यूशनल हब रहा है, और झूसी हमारा पूर्वांचल से लेके वाराणसी तक पूरा सब जुड़ा हुआ है। आप देखिए सब चीजें अगल बगल में ही हो रही हैं, ये 4-5 साल में टूट जाएगा, लेकिन जो ग्राहक ये वेट कर रहे होंगे कि हम सिटी में आना चाहते हैं, कहीं वो अगर इसके चक्कर में वो छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर आप आज वहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें जी एकदम 5 साल के बाद अगर अभी घर लेके रहना है, उसके लिए भी प्रॉफिटेबल है वो बात, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वो लोकेशन भी काफी ज्यादा इम्प्रूव होने वाला है। आप जो आज इन्वेस्ट करेंगे वहां पे, वो 5 इयर्स में कुछ नहीं हुआ, अगर तो आपको उतना जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है माइनस ऑल योर एक्सपेंसेस, मतलब आपका अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी लगा हो, कोई इंटरेस्ट कॉस्ट लगा हो, वो सब हटा करके जितना प्योर आपने इन्वेस्ट किया है वो 2 गुना आपको वापस तो श्योर मिले, देके जाएगा। और आप धीरे धीरे करके पैसा देंगे तो आपको इंटरेस्ट फॉर इट रिमार्क। बट व्हाट आई एम ट्राइंग से जो बात यहाँ हो रही ना, कि एक कहावत है कि वो जहाँ पे बैकबोन होनी चाहिए वहां पे विश बोन नहीं होनी चाहिए। आप विश ही करते रहेंगे, मतलब मैं देखता हूं कि अगर आप 10 लोगों से बात कर लीजिए तो 8 लोग कहेंगे कि सिविलाइज में खली, लेकिन आप देखिए मर यहाँ पे इट इज नॉट अफोर्डेबल, वो नहीं कर सकते। तो अगर आप विश करते रहेंगे
तो कोई हल नहीं है। और अगर आप निर्णय लेंगे, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आज अगर किसी ने हमारे प्रोजेक्ट में 100 रुपए इन्वेस्ट किया और कल वापस ले लिया, कल मतलब 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो भी, अगर 100 रुपए आपका इन्वेस्ट किया तो 110 रुपए के नीचे नहीं जाओगे आप। 90 रुपए रेरा कैक सेज दैट मुझे 10% काटना चाहिए, है ना। बट मैं कह रहा हूं हमने कभी किसी का पैसा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने आज ये डिसीजन लिया, किसी कारणवश आपको कोई बेहतर इन्वेस्टमेंट मिल गया या कोई रीजन हो गया, कोई चीज हो गई, आपका पैसा लिक्विड भी है हमारे पास, आप कोई रिफंड की एप्लीकेशन आती है, हम उसको हफ्ते 10 दिन मैक्सिमम 15 दिन में प्रोसेस करेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन में भी आपको वापस लेना पड़ा तो भी आपको जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा बेटर आपको इंटरेस्ट रेट हम ऑफर करते, वो आपको दे करके हम विदाई। लेकिन हमारी आशा ये है कि हमारे मतलब आपको मैं लिटरली बताऊं, जो ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बात कर रहे थे, हम लोगों का आई डोंट थिंक कि पिछले 3 या 4 साल में कोई कैंसिलेशन हुआ। लोग पैसा वापस लेने को ही तैयार नहीं। ओके, मतलब हमने बहुत प्रयास किया कि अगर कोई फ्लॉड जो ये वापस ले लिया, जो पछता रहे, मतलब इन द सेंस कि अगर जब पोजेशन का समय आ रहा था तो ये था कि हम लोगों ने सोचा कि अगर कोई वापस ले ले तो हम इसको और बेटर रेट में बेच दें, लेकिन हमको एक एप्लीकेशन नहीं मिला। इनफैक्ट लोग नाराज हो जाते हैं अगर आप किसी को बोल देते कि अरे भाई आप तो क्यों नहीं आप उसको डबल करके वापस ले लीजिए। कनेक्शन और थी जहाँ पर सर ने जैसे बताया न्यू सन सिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सर, न्यू सन सिटी में अगर हमारी 30 एकड़ की हमारी योजना थी, उस योजना के अंदर अगर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर ये 100 रुपए है और उस गेट के अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर ठीक सामने की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है मुश्किल से आप लीजिए 50 या 40 रुपए, तो भी वहां पर न जाके लोग हमारे यहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य प्राइस नहीं देख रहे, कीमत नहीं देख रहे, वहां पर मतलब वो देख रहे हैं कहाँ पर निवेश कर रहे हैं, वहां पर सुविधाएं क्या है, वहां पर आने वाले फीचर उसका आदेश इसके एंड यूजर जो होता है अच्छी जब नहीं गए तो उसको तो ये चीजें प्रभावित करती कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, एक शहर बसाया हुआ है, मतलब बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, ये सब केस है जो आपको सरकारी योजना में नहीं मिल रहा है इलाहाबाद में, और सेफ है, 24 घंटे सिक्योरिटी है, बाहरी आदमी नहीं जा सकता। मतलब ये तो लग रहा है कि सिटीजन हाउसिंग अब बच्चों के हाथ से मोबाइल छुड़वा देगी। जैसे लोग कहते थे कि हमको फ्लैट इसलिए लेना चाहते हैं कि तुरंत गए मिला, जैसे कुछ बन गए जो होते हैं तो हम तुरंत रहना चाहते हैं, तुरंत कोई दिक्कत बनाने की कुछ नहीं। हम लोग पवित्रा कर रहे हैं, जैसे आप 12 महीने का EMI प्लान है, आराम से गए दिए, आपका घर तैयार हो गया। आपने थोड़ा सा अच्छा सर अभी क्या ऑनगोइंग या फिर अपकमिंग ऐसा भी प्रोजेक्ट जिसमें हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, लाइक 20-25% हम अपना इन्वेस्टमेंट की और रेस्ट हमारा जो है विदाउट लोन अब एक अच्छी EMI के साथ आपसे कनेक्ट हो जाए। यही हम लोग मतलब आई थिंक हम भगवान की कृपा से हम लोग होली के बाद एंड जैसे हमारा ऊबर वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन देना है, तो वन दैट इज डन हम लॉन्च करेंगे। एंड हम लोग ने वो हम प्राइमरीली इनको हम लोग नेशन बिल्डर्स कहते हैं। हम लोग बिजनेस ओनर्स को, उद्यमी जो है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, कपल ऑफिशियल्स हैं, इनको हम स्पेशली अपना प्रोजेक्ट पोजीशन करना चाहते हैं। एंड वी कम टू देम, हम जो हमें देख रहे हैं वो फुली वी रीच आउट टू देम 1 महीने 2 महीने में, एंड हम अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे। और हमारा आशा हमारी यही है कि ये जो नेशन बिल्डर्स हैं ये हमारे साथ जुड़ेंगे एंड इनको हम ऐसी रिलैक्स्ड पेमेंट प्लान प्रोवाइड कर पाएंगे कि इनको प्रोजेक्ट डिलीवर होते होते तक कभी बर्डन नहीं फील होगा कि हमको अच्छा मेरी वो इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा इतना ज़्यादा है या मैं
इतना पैसा मैंने लोन के लिया है, जितना देना पड़ जाएगा। हमेशा जितना पैसा वो दिए होंगे उनको ये लगेगा कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत इससे ज़्यादा बढ़ा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक पोर्शन मेरे दिमाग में जरूर आ रहा था कि एक सिटीजन हाउसिंग जो एक अपार्टमेंट बिल्ड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा क्या उसका एक थॉट प्रोसेस हो, है ना, जो लोगों तक पहुंचे, जो क्योंकि घर क्या है, एक 4 लोगों का, है ना, परिवार होगा, और 4 लोग के परिवार में एक इमोशंस जुड़े होते हैं। तो आखिर हम क्या, किस नज़रिए से अपने लोगों को देखते हैं और आप अपने अपार्टमेंट्स को बिल्ड करते हैं सर? कुछ ऐसी यूएसपीज आपके ही। हम लोग जब एक प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हमारी जो अंडरलाइंग वैल्यू सिस्टम है कंपनी का, वो जो हमारे पिताजी ने हमको बताया, जो उनकी सोच है, जो उन्होंने स्टार्ट किया, आई थिंक सबसे पहले चीज़ है जो हमने पहले भी कहा कि हम एक सोशल बिजनेस है। वी आर नॉट प्योरली कमर्शियल। कहा ये मैक्सिमाइज करना मुनाफे को, ये सोच सब तो प्रोजेक्ट में ही प्लान कर। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट हमको इतना परसेंट ले आ रही। आई थिंक हमारे पिछले कुछ 10-12 वर्षों के एफर्ट में हमने देखा है कि हमारे साथ एक अच्छी टीम है। वो टीम की वजह से कई लोगों के घर चल रहे हैं और कई लोगों के घर बन गए। और जब हम ये 2022 के लास्ट में 2023 ऑनवर्ड्स मान लीजिए 23 to 25 हमने करीब 1150 कस्टमर्स को पोजीशन हैंड ओवर किया है। ये एक अपने आप में आई थिंक प्रयागराज में अभी रिकॉर्ड। तो व्हेन वी प्लान अ प्रोजेक्ट, उसका जो अंडरलाइन फैब्रिक है वो है कि हम सोशली सोचते हैं, सोशल बिजनेस की तरह। हम लोग सेकेंडरी जो बात हम लोग हमारे लोगों में है, वो हम लोग हर हमारे लोगों को आप देखेंगे तो उसमें सिटीजन हाउस के नीचे लिखा है सुरक्षा और भरोसा। हम लोग हर एफर्ट में ये प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम मैक्सिमम कंप्लायंसेस कर सकें, जो मानक है उनको पूरा कर सकें, जो कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी है, उसमें सुरक्षा हो हमारे ग्राहक। जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट है, तो आप इस प्रोजेक्ट में राम निवास जो है, इसमें आप पूरे प्रोजेक्ट में इस पॉडकास्ट के बाद आप भूलिए ना, आपको इतना बड़ा टुकड़ा भी कोई नहीं मिलेगा जो JSW या सेल या टाटा स्टील का नहीं है। तो हम कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि अच्छा अगर जिनको लग गया, रास्ता बंद हो गया, अभी सरिया नहीं आ पा रहा, लोकल जो अवेलेबल है उसको लगा लूँ, ये सब चीज़ें नहीं। इधर वी प्लान फॉर इट, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर हम रुक जाएंगे। तो सुरक्षा और भरोसा हमारी लीन है, और दैट इज व्हाट वी वर्क टू डिलीवर टू द कस्टमर। एक थर्ड एस्पेक्ट है जहाँ पे हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन फर्स्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पारदर्शिता ला करके और अपने जो हमारे सिस्टम के प्रोसेसेस हैं, चाहे वो टर्न अराउंड टाइम हो, चाहे कस्टमर्स के चार्टर को या हमारा वैल्यू सिस्टम हो, वो सारी चीज़ें जो है वो दर्शाएंगी कि हमारे हर एफर्ट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्राथमिकता पे बनाएगा और कस्टमर सेटिस्फैक्शन फर्स्ट होगा। एंड जहाँ आप प्राइस की बात कर रहे थे अभी जब हम लोग थोड़ा ऑफलाइन थे, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि लोग इसलिए परचेज नहीं करते रियल एस्टेट इंडस्ट्री कि प्राइस कम है। हमारा प्राइस, जैसे राकेश जी ने कहा कि कंपेयर टू द इंडस्ट्री हमारा प्राइस कम, मतलब कंपेयर टू, जैसे हम सिविल लाइन्स पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी अन्य का प्रोजेक्ट सिविल लाइन्स में है, तो हमको लगता है कि हम फिर भी 2,000-1,500 रुपये कम है क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। और हम जूसी में जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें भी हमारा प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली मान लीजिए 10 से 15% कम ही खाना। बट आई डोंट थिंक कि पीपल परचेज क्योंकि प्राइस कम, जस्ट बिकॉज सस्ता प्लॉट मिल रहा है तो आप खरीद थोड़ी लोगे।
आपकी नीड होनी चाहिए, आपको मतलब वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपने असेस किया होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि आदमी जिस वजह से परचेज करता है। सो आई डोंट थिंक प्राइस डिसीजन मेकिंग में प्राथमिकता पाती। जब आप एक बार डिसीजन ले लेते हैं कि हमको ये इन्वेस्ट करना है या ये लेना है या जहाँ रहना है, तब आप सोचते हैं कि प्राइस यार थोड़ी कम हो जाती तो अच्छा रहे। करेक्ट है ना? दीज आर अनसर्टन टाइम्स। आई थिंक यू नो जो वॉर लाइक सिचुएशंस विदेशों में है, जो एग्जिस्ट पैंडेमिक आया ही, और जो आई होप भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन फिर से आए, बट मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो जियोपॉलिटिकल चल रही है यूएस में एंड एल्सवेयर। तो दीज आर अनसर्टन टाइम्स। आई डोंट फील कि इस समय बहुत ही फ्लेक्सिबल और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो से आई थिंक कि स्थायी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट है। हम एक वो हमारा सोसाइटी जो है सेविंग पे निर्भर है। हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो सेविंग्स को प्रमोट करती है, और इस समय इस कालखंड में आई थिंक रियल एस्टेट से बेटर सेविंग इक्विपमेंट टूल कोई नहीं। एंड मैं फिर से कहूँगा जो यंग लोगों को सुन रहे हैं कि अगर आपका 40-45% एक्सपोजर इन्वेस्टमेंट का रियल एस्टेट में नहीं है तो फिर होना चाहिए। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप जो आपके डिस्पोजेबल इनकम है वो आप अपनी रियल एस्टेट में लेके आइए। ये आपकी सेविंग भी होगी, ये आपका ग्रोथ भी होगा, एंड आई थिंक ओवरऑल आपको बेनिफिट देगा। एंड हमारे जैसी कंपनी के साथ जुड़ने में मैं अश्योर कर सकता हूं कि आपको कुछ बेहतर वो दे करके ही जाएगा, इन केस आपको वो कभी लिक्विफाई करना हो या निकालना हो या किसी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। एंड आई थिंक हमारे पिछले 2.5-3 साल के जो 1100-1200 ग्राहक हैं वो दे विल वाउच फॉर अस। एंड हमारे वेबसाइट पे आदित्य माही टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, रिव्यूज पढ़ सकते हैं। आई थिंक टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व हो गया है कि नाउ इट इज वेरी इजी टू यू नो कॉन्सेप्ट है ना वो 5 degrees of separation, वेयर 5 लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आप किसी के पास भी पहुंच सकते हैं। करेगा अगर आपको शाहरुख खान जी से भी रिश्ता जोड़ना है तो आप किसी से अपने उससे बात करिए, वो अपने से बात करेंगे, वो किसी और से बात करेंगे। कितने डिग्री तो सेपरेशन होता है। तो आप आई थिंक आपके 4 या 5 लोग जरूर होंगे परिवार में इलाहाबाद में जो हम लोगों को जानते होंगे। तो आप कनेक्ट करिए, आप हमारे बारे में पूछिए, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पूछिए, हमारी योजना के बारे में पूछिए। वंस यू हैव दैट आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हमारे यहाँ पे एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो सर आज की यंगर जनरेशन को अगर कोई सुझाव देना हो कि रियल एस्टेट में अगर वो इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उनके ऐसे कौन कौन से 5 पॉइंट्स होने चाहिए जो को ध्यान देनी चाहिए? सो आई थिंक नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेविंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। ईच वन ऑफ अस शुड सेव। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ जैसे जी रहे वैसे जी रहे हैं, रेंट पे रहे हैं, अभी इस शहर में है कभी उस शहर में है, झोला लेके आए हैं चले जाएंगे, वो माया वो माया। सेविंग इज इम्पोर्टेंट, इट शुड बी प्रायोरिटी, एंड बेस्ट सेविंग टूल इज इन्वेस्टमेंट इज इन रियल एस्टेट। आप छोटे से बड़े से LIG, आप बड़े फ्लैट और प्लॉट आप किसी चीज में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में कर सकते हैं, बट आपको सेव करना चाहिए। जब आप परचेज करने का डिसीजन ले तो ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू डिलिजेंस के लिए आप प्राधिकरण से पता करें, बिल्डर से तो सारी इंफॉर्मेशन ले ही अपनी, फिर रेरा वगैरह से और प्राधिकरण से आप उसके और इंफॉर्मेशन बात करें। देयर इज अ लॉट ऑफ गुड ऑनलाइन डेटा अवेलेबल, रिव्यूज अवेलेबल जो आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। डोंट ओवरस्ट्रेच योरसेल्फ। आप जितनी आपकी क्षमता है आप उतना इन्वेस्टमेंट करें या उतने बड़ी प्रॉपर्टी को देखें। बर्डन ले लेके आपका जो
हम लोग इसको हमेशा सोचते हैं और प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टीज है या जो हमारे पास ग्राहक आता है, हम वी डोंट ट्राई एंड सेल कि इनको कुछ भी सेल करो। वी फाइंड अ वे कि ये कितना इनको करना चाहिए, कितना EMI ये पे कर पाएंगे, कितना मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़े नहीं बने, जो आपके लिए एसेट रहे। तो दैट इज नंबर 3। लेकिन टारगेट होना चाहिए। आप ऐसा भी मत सोचिए कि आप अच्छा मुझे स्ट्रेच नहीं करना है या मैं बर्डन नहीं लेना चाहता तो आप करो ही ना। तो यू हैव टू स्ट्रेच एंड यू हैव टू हैव अ टारगेट। टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीवन में कोई भी टारगेट इतना आसान नहीं होना चाहिए कि हमने हाथ उठाया तो वो कंप्लीट हो गया। वो जैसे वो लटका हुआ आम होता है, नीचे बैठे बैठे तोड़ लेते हैं हमारे इलाहाबाद में। कंफर्ट जोन में नहीं, कंफर्ट जोन में नहीं चाहिए। तो आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। रियल एस्टेट एंड लोकेशन एडवांटेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, ये बात तो सही है कि आप जमीन कहीं पे भी ले लेंगे, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, है ना। अगर सड़क बन रही है तो सब कुछ आ ही जाएगा धीरे धीरे। लेकिन उसमें भी जब आप रिफाइन करने लगेंगे तो लोकेशन एडवांटेजेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मास्टर प्लान को देखिए, कहाँ पे एयरपोर्ट प्रस्तावित है, कहाँ पे। अब जिन लोगों ने नोएडा में, जेवर में कुछ साल पहले, स्पोर्ट्स सिटी में कुछ साल पहले जमीनें ली थी, जब जेवर एयरपोर्ट नहीं आया, वो जेपी का स्पोर्ट्स सिटी था, तो उस एरिया में जितना डेवलपमेंट अब हो गया, अब वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है प्लॉट्स की, जो पुराने सेक्टर्स में थे, या ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी जगहों को ऐसा था कि वहाँ पे आप जा नहीं सकते थे। बट जब आप डेवलपमेंट को देखते हैं और आप मास्टर प्लान को समझते हैं, आप देखते हैं कि कौन सा, अब जैसे बात हो रही थी कि 4 या 5 पुल इलाहाबाद में बन रहे हैं, मेट्रो बनने का है, तो वो कहाँ आ रही है। वेरी सिंपल टू फाइंड दैट इंफॉर्मेशन। तो लोकेशन एडवांटेजेस को देखिए, परखिए। एंड लास्टली आई वुड से कि आप जब भी कोई फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन करें तो उस साइट को विजिट करें, देखिए वहाँ काम कैसे हो रहा है। एक साइट पे विजिट करने से आपको एक सर्टन पॉजिटिविटी भी मिलेगी, आपको लगेगा कि अच्छा ये मतलब कोई ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, सेफ्टी का पालन कर रहे हैं। इट इज़ वेरी बेसिक। अगर मैं अपनी साइट पे अपने जो लेबर वर्कफोर्स है, जो इंजीनियरिंग स्टाफ है, अगर मैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है या उनकी जो सेफ्टी है उस पर ध्यान भी दे रहा हूँ, व्हाट इज देयर टू से कि जो मेरा एंड प्रोडक्ट होगा वो उतना अच्छा हो या उतना सेफ हो, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। छोटी छोटी चीजें आप बेहतर करते जाएंगे तो एंड प्रोडक्ट बेहतर बनता है। तो आप साइट विजिट जरूर करें। साइट विजिट होने से आपको उसका परव्यू भी आएगा। आपको बहुत सारी चीजें हैं जो वीडियो में नहीं समझ में आती है। आप फोटो देख लोगे, पोस्टर देख लोगे, आपको यहाँ से दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का आपको बहुत बढ़िया सा प्लान बना देंगे। आपको बता देंगे कि 10% दे दो, बाकी सब पोजेशन पे है। ऑल दोज थिंग्स आर देयर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एज ए यंगस्टर अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बिना वहाँ पे विजिट किए हुए सिर्फ ये कैंपेन्स देख करके मत इन्वेस्ट करें। आई थिंक यू शुड गो देयर, फील इट फॉर योरसेल्फ। और प्रॉपर्टी ऐसे हम क्योंकि जुड़े रहते हैं, एज जमीन से जुड़े हुए सभी लोग हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सॉइल एंड द स्टार्स। तो जब आप जाएंगे तो आपको वो जगह या तो एक पॉजिटिव फील देगी, वाइब देगी अच्छी। अगर वो आपको पॉजिटिव वाइब मिल रही है उससे तो आप जरूर इन्वेस्ट करें, चाहे सिटीजन हाउसिंग में करें, चाहे कहीं भी करें। बट आई थिंक दीज आर 4-5 थिंग्स जो कि So yes, summary of this 5 points, कौन से पॉइंट्स हैं? सो वन इज सेवी को प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकता देना है, ड्यू डिलीजेंस करना है प्रोजेक्ट के बारे में, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है अपने आप को, परंतु टारगेट बना के करना है काम। अगर टारगेट नहीं है और आप अपने कंफर्ट जोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ही बहुत आपको शायद लाभ ना मिले। लोकेशन एडवांटेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। तो आप लोकेशन को समझें और उसके इर्द गिर्द क्या डेवलपमेंट होने वाला है वो समझें। और ऑनलाइन परचेज में रियल एस्टेट से थोड़ा बचें।
और आई थिंक एक बार साइट जरूर विजिट करें। अगर आप अमेरिका में कर रहे हैं तो आप अमेरिका जाइए, आके विजिट करिए। तो हम प्रयागराज में कर रहे हैं तो यहाँ आइए, एटलीस्ट आपके फादर आए, आपके अभिभावक रिलेटिव्स हैं, कोई है जो इस साइट को देखने के बाद अगर आपको लगे कि यहाँ के सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, तब आप इन सर एक चीज और मैं बता दूं, मैं हमारी कंपनी में ज्यादातर जो क्लाइंट है अभी तक रेफरेंस से आते हैं, रेफरेंस से हमको मिलते हैं। पहला जो क्लाइंट आता है वो तो हमारे 50 बस हमारी जो कैपेबिलिटी हमारी सेल्स प्रतिनिधि की कैपेबिलिटी पे आता है, लेकिन जो दूसरा रेफरेंस आता है वो हमारा अचीवमेंट है। वो कोई रेफरेंस को देता है, जब हमारी परफॉर्मेंस को देखता है, सेटिस्फाइड होता है, तभी तो रेफरेंस देता है ना। नहीं तो ज्यादातर हमारे जो क्लाइंट है वो रेफरेंस पे होते हैं। दैट मींस मुझे लगता है कि हम अपना जो काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी जो काम कर रही है वो बिल्कुल परफेक्ट कर रही है। थैंक यू सो मच अनवर सर, काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिली प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि यूथ को क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि हमारी जनरेशन इस चीज़ के लिए रेडी रहे, क्योंकि द प्रॉपर्टी केवल अब आ चुका है और अब इस पे हम और भी जानकारियाँ लेके आपके लिए आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड and thank you so much Anwar sir once again and the team of the Citizen Housing। so इसी के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट निखिल राय आपसे विदा लेता है। थैंक यू सो मच।